हेलो, अस्सलाम वालेकुम। आज सर अफ़ज़ल की अल्टरनेटिव जो है वो मैं क्लास ले रही हूँ और मेरा नाम फ़ातिमा है। अम, सो मैं जो है वो आपकी क्लास ले रही हूँ। सो मेरा इंट्रोडक्शन ये है, मेरा नाम फ़ातिमा है और मैं फ्रीलांसर हूँ एंड आई एम अ शॉपिफ़ाई एक्सपर्ट। ऑल्सो हमारा जो आज का टॉपिक है उससे रिलेटेड लेक्चर जो है वो मैं आपको दूंगी। सो स्टार्ट करने से पहले आप लोग जो है वो अपनी अटेंडेंस मार्क कर लें और जो है आप अपनी अटेंडेंस मार्क कर लें और फिर हम लोग जो है वो लेक्चर की तरफ मूव करेंगे। सो हमारा टॉपिक ये है HTML और CSS को जो है हमने शॉपिफाई में किस तरह से इम्प्लीमेंट करना है और वो हम लोग उसको लाइक यूज़ करके किस तरह से जो है वो शॉपिफाई के टेम्पलेट्स को जो है वो ओवरकम कर सकते हैं या उसमें जो भी बेसिकली जो शॉपिफाई है वो बेस करता है HTML और CSS के ऊपर। HTML CSS टेम्पलेटिंग के ऊपर बेस करता है, तो उसके बाद हम लोग लिक्विड यूज़ करके या जेसन यूज़ करके जो है वो इसको एक कंप्लीट थीम बनाते हैं जो कि हम इजीली कस्टमाइज कर सकें। तो बेसिकली जो इसका बैकएंड है, जो इसका स्ट्रक्चर है, वो बेस करता है दो चीज़ों पे, HTML CSS एंड देन जावास्क्रिप्ट। सो हम लोग अभी मैं आपको दिखाऊंगी। आप लोगों ने पार्टनर डैशबोर्ड के बारे में तो सर अफजल ने आपको बता दिया होगा कि हाउ टू यूज शेयर यू माय स्क्रीन। सो पार्टनर डैशबोर्ड बेसिकली मुझे वैसे तो 3 इयर्स हो गए शॉपिफाई पे काम करते हुए। और जो है मैंने बहुत से डेवलपमेंट अपने क्लाइंट्स के लिए जो स्टोर्स क्रिएट किए हैं वो डेवलपमेंट में क्रिएट किए हैं। इससे हमें ये फ़ायदा हो सकता है कि हमारे पास रेफरल्स यानी कि हम एफिलिएट टूल को यूज़ करके जो है वो हम लोग अर्निंग कर सकते हैं शॉपिफाई की पार्टनर डैशबोर्ड से। सो लाइक आई शो यू कि मेरे पास यहाँ पे 5 जो है वो स्टोर्स एक्टिव हैं। 4 स्टोर जो हैं वो मेरे पास एक्टिव है इस वक़्त। और मुझे जब क्लाइंट जो है वो इसकी प्लान्स बाय करते हैं तो मुझे जो है वो कुछ परसेंट जो है वो अपने मुझे उसका कुछ परसेंट जो है वो अपने अकाउंट्स में रिसीव हो जाता है कि बिकॉज़ मैंने अपने क्लाइंट्स के लिए जो है वो शॉपिफाई के थ्रू जो है वो स्टोर क्रिएट किया है, स्टोर डेवलप किया है। तो अभी ऐसा है कि मैं आपको सिर्फ कुछ चीज़ें बताऊंगी कि हम लोग HTML और CSS को किस तरह से इम्प्लीमेंट करेंगे शॉपिफाई में। तो आपको सबसे बेटर तरीका ये है टेस्टिंग के लिए कि आप अपने ही पार्टनर डैशबोर्ड पे एक टेस्ट स्टोर क्रिएट कर लें एंड देन जो है वो आप उसके अंदर चेंजेस करके या टेस्टिंग करके तो देन आप स्टोर क्लाइंट के स्टोर में जो है वो उस चीज़ को इम्प्लीमेंट करें इन केस के आपके पास कुछ जो है वो टास्क वगैरह है। सो हम लोग अभी शॉपिफाई टेस्ट स्टोर पे हैं और यहाँ पे हम लोग टेस्टिंग करेंगे। वैसे तो मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस है इस तरह से ऑनलाइन क्लास कंडक्ट करने का, सो मुझे नहीं पता कि किस तरह से सारी चीज़ें मतलब होंगी, लेकिन मैं आपको फिर भी अच्छे से गाइड कर दूंगी कि किस तरह से चीज़ों को हैंडल करना है। सो हम लोग एक फ्री थीम जो है वो यूज़ करते हैं, एक्सप्लोर करते हैं फ्री थीम को मेरे पास।
ओके, हमारे पास सेटिंग होगी। सबसे पहले मैं आप लोगों को कुछ थोड़ा सा फ्लो बता दूंगी कि लाइक शॉपिफाई का बैकएंड जो है वो उसका फ्लो क्या है। ओके, शॉपिफाई के बैकएंड का फ्लो क्या है। सो हमारे पास सबसे पहले जो है वो लेआउट में जो चीज़ें आती हैं वो है, सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो थीम डॉट लिक्विड है। थीम डॉट लिक्विड बेसिकली जैसे वर्क करती है, सिंपली हम लोग टेम्पलेट क्रिएट करते हैं कोई भी HTML CSS पे, तो हम लोग जिस तरह से कोड टाइप करते हैं सबलाइन में या ब्रैकेट्स में, सो हम लोग HTML का टैग यूज करते हैं, हेड का टैग होता है, मेटा टैग होता है, लिंक्स होते हैं, स्क्रिप्ट्स होती हैं, और इसी तरह से देन हम लोग बॉडी के अंदर अपने जो लाइक बॉडी का टैग है इसके अंदर हम लोग अपनी मेन फीचर्स जो हमें पेज पर शो करवाने होते हैं वो हम लोग ऐड करते हैं। सो बेसिकली यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, हमारे पास सारी चीज़ें डिवाइड हो चुकी हैं, सिर्फ हमने जो बॉडी के अंदर जो है वो क्या चीज़ ऐड करनी है, अपने स्टैटिक और डायनामिक सेक्शंस ऐड करने हैं। लाइक हमारे पास टेम्पलेट है, टेम्पलेट बेसिकली यूज होता है, फॉर एग्जांपल आप जो है वो एक प्रोडक्ट पेज पे हैं, तो हमारे पास डिफरेंट टेम्पलेट्स होते हैं। जो सबसे मेन टेम्पलेट होता है वो इंडेक्स डॉट लिक्विड होता है। इंडेक्स डॉट लिक्विड जो है वो बेसिकली कंटेन करता है जितने भी हमारे होम पेज के सेक्शंस होते हैं, हेडर, फुटर, और भी जो डायनामिक सेक्शंस होते हैं आप लोगों ने यूज़ किए होंगे सिंपल स्टोर को क्रिएट करने के लिए, जो हमने स्टोर सेक्शंस यूज़ करते हैं, वो सारे सेक्शंस जो है वो इस एक फाइल में जो है वो इस एक फाइल पे बेस करते हैं। सो हम लोग जो भी सेक्शन क्रिएट करेंगे वो और वो डायनामिक होगा, तो वो इंडेक्स डॉट लिक्विड के थ्रू हमें जो है वो अपने होम पेज पे शो होगा। So okay, so the context for content for index means कि जो भी आप सेक्शन क्रिएट करेंगे, डायनेमिक सेक्शन, वो आपके होम पेज के लिए होगा। स्टैटिक सेक्शन अगर आप क्रिएट कर रहे हो, हेडर और फुटर, आप वो आपका ऐसे सेक्शंस होते हैं जो कि हमें किसी भी वेबसाइट में हमने HTML CSS में अगर कोई टेम्पलेट क्रिएट करते हैं तो हमारा जो हेडर एंड फुटर होता है वो सारे पेजेस पे जो है वो सेम होता है, स्टैटिक होता है। सो इसलिए हम उस सेक्शन को जो है वो डायनामिक नहीं करते, या कंटेंट फॉर इंडेक्स की ज़रूरत नहीं पड़ती उन दो सेक्शंस को। सो हम उसको डायरेक्टली जो है वो थीम डॉट लिक्विड में इनिशियलाइज कर देते हैं, लाइक सेक्शन डॉट हेडर एंड सेक्शन डॉट फुटर। ये दो सेक्शंस ऐसे हैं जो स्टैटिक हैं, और बाकी जो भी सेक्शंस हम क्रिएट करेंगे वो हमारे पास आएंगे इसमें विद इन द हेडर एंड फुटर सेक्शन। हम लोग जितने भी डायनामिक सेक्शंस क्रिएट करेंगे वो कंटेंट फॉर लेआउट की बेस पे हमें शो होंगे। ओके, सो बाकी पेजेस की अगर बात करें इंडेक्स डॉट लिक्विड के अलावा, तो हमारे पास जितने भी बाकी पेजेस हैं, लाइक कलेक्शन डॉट लिक्विड है, हमारे पास प्रोडक्ट डॉट लिक्विड है, और जो भी मेन वेबसाइट के लिए पेजेस होते हैं, कार्ड डॉट लिक्विड, ये सारे पेजेस जो हैं वो हम लोग टेम्पलेट्स में जो है वो क्रिएट करते हैं। बाकी सेक्शंस की बात करते हैं हम। अभी स्टार्ट में मैं सिर्फ आपके साथ बात करूंगी एक इस सेक्शन की, जो कि इस एक मेन सेक्शन की, एक मेन टैग की, जिसके अंदर हमने सारे डायनामिक सेक्शंस को लाइक हमने इंट्रोड्यूस करवाना है। लाइक जैसे कि अभी यहाँ पे हमारे पास कोई ओके रिच टेक्स्ट सेक्शन है। ओके, ये एक ऐसा सेक्शन है जो कि ऑलमोस्ट सब थीम्स में होता है। इसको किस तरह से ये फॉर एग्जांपल इसमें ये अभी आपको चेंजेस करनी है, आपकी क्लाइंट की रिक्वेस्ट ये है आपकी क्लाइंट की कि इसके अंदर आपको जो है वो एक हेडिंग के अलावा आपको एक सब हेडिंग भी शो करवानी है। तो वो आप किस तरह से शो करवाओगे, मे बी कि वो हेडिंग अगर आपको सिर्फ स्टैटिक हेडिंग शो करवानी है, तो हम सिंपली उसमें फॉर एग्जांपल हमें तो अभी इस तरह से है कि हमें ये हमारे पास जो है वो हेडिंग जो है वो स्टैटिक है, यानी कि आप इसे कस्टमाइजर के थ्रू जो है वो
चेंज नहीं कर सकते। सो सिंपली हम लोगों ने यहाँ पर HTML का टैग यूज करना है। इफ अगर आप उसको कोई उसके लिए स्टाइलिंग ऐड करना चाहते हैं तो क्लास ऐड करेंगे, कस्टम क्लास के नाम से हम क्लास बनाएंगे, कस्टम टेक्स्ट के नाम से क्लास होगी। एंड इस क्लास को जो है वो हम ओके हम लोग तीन तरीके से CSS जो है वो शॉपिफाई में ऐड कर सकते हैं। सेम लाइक जिस तरह से हम HTML CSS के टेम्पलेट्स में काम करते हैं, हमें एक इंटरनल CSS होती है, एक्सटर्नल CSS होती है, और जो भी है हमारे पास इनलाइन CSS होती है। सो होप कि आप सबको इस चीज़ के बारे में तो पता होगा, इंटरनल CSS को किस तरह से यूज़ किया जाता है, एक्सटर्नल CSS को किस तरह से यूज़ किया जाता है, और इनलाइन CSS क्या होती है। सबसे पहले एक्सटर्नल CSS की बात कर लेंगे। तो बेस्ट अप्रोच ये है कि जब हम शॉपिफाई में काम करते हैं तो शॉपिफाई में हमें जो स्टोर ओनर्स होते हैं उनको सबसे ज़्यादा जो चीज़ लाइक जो अच्छे बिजनेस रन कर रहे हैं शॉपिफाई के ऊपर, सो उनका मेन कंसर्न जो होता है वो स्पीड से होता है। सो हम लोगों को चीज़ों को फ्लो में रखना, यानी कि हम लोग ये नहीं है कि हर जगह पे इंटरनल CSS यूज़ कर लें, इनलाइन CSS यूज़ कर लें। कुछ एक हमें स्मॉल सी चेंजेस करनी है तो हम लोग इनलाइन CSS यूज़ करके उसको ओवरराइड कर लें, या फिर हम लोग इंटरनल CSS यूज़ कर लें। सो बेस्ट अप्रोच ये है कि हम लोग जो है वो थीम की जो भी जो है CSS फाइल, एक्सटर्नल CSS फाइल है, हम उसके अंदर ही अपनी कस्टम क्लास को जो है वो इंट्रोड्यूस करवाएं, और उसके बाद उसके अंदर CSS प्रॉपर्टीज लिखें। फॉर एग्जांपल हमारे पास अभी हमने जो कस्टम CSS के नेम से क्लास, कस्टम टेक्स्ट के नाम से क्लास बनाई थी, उसको हम लोग कहाँ पे लाइक उसके लिए प्रॉपर्टीज कहाँ पे ऐड करेंगे। सिंपली इस क्लास को हम लोग कॉपी करेंगे, हम लोग एसेट्स में जाएंगे, और हमारी जो मेन क्लास CSS है, एक्सटर्नल CSS थीम डॉट SCSS लिक्विड के नाम से, या आपको मिल जाएगी स्टाइल डॉट SCSS डॉट लिक्विड के नाम से। हर थीम की हायरार्की डिफरेंट होती है, हर थीम की फाइल्स के नेम डिफरेंट होते हैं। सो आपको लाइक सिंपली सर्च करने के लिए कि हमारी CSS फाइल का नाम क्या है, सो आप भी उसको सिंपल CSS में लिखेंगे और आपको इस तरह से CSS फाइल जो है वो मिल जाएगी। तो हमारा नेक्स्ट स्टेप ये था कि हमने जो क्लास इंट्रोड्यूस करवाई है या जो क्लास बनाई है हमने रिच टेक्स्ट सेक्शन के अंदर, ये रिच टेक्स्ट सेक्शन जो है हमारे पास डायनामिक सेक्शन है। सो हमने इसके अंदर सिंपल एक टैग ऐड करना है, जिस टैग का लाइक सब हेडिंग, क्लाइंट की रिक्वेस्ट ये है कि हमें एक सब हेडिंग ऐड करनी है, जिसमें सिर्फ हमने लाइक कुछ भी सब हेडिंग हेडिंग। और अब इसका जो क्लाइंट की रिक्वेस्ट है बेसिकली वो ये है कि हमें यहाँ पर सिंपल ये टेक्स्ट शो करवाना है, और उसके बाद इस क्लास को हमने कुछ प्रॉपर्टीज डिजाइन करनी है। फॉर एग्जांपल क्लाइंट की रिक्वेस्ट ये है कि हमारा जो टेक्स्ट का बैकग्राउंड हो या सब हेडिंग का बैकग्राउंड हो वो जो है वो ब्लैक होना चाहिए, और जो टेक्स्ट का कलर है वो वाइट होना चाहिए। सो हम लोग सिंपली थीम डॉट लिक्विड में थीम डॉट SCSS की फाइल में जाएंगे, और सबसे आपने एंड में अपनी CSS प्रॉपर्टीज को शो करवाना है कि कस्टम नेमिंग कन्वेंशन इसलिए ज़रूरी है कि आपने अगर कभी कोई काम किया है तो बेस्ट अप्रोच यही है कि कोई दूसरा डेवलपर भी आपकी चीज़ को इजीली एडिट कर सके, या कोई दूसरा डिज़ाइनर भी आपके कोड को इजीली एडिट कर सके। सो कस्टम CSS फॉर रिच टेक्स्ट। ओके, सो हम अब अपनी क्लास को इसको हम लोग कॉल करेंगे, और क्लास के अंदर हम लोगों ने हमारी जो रिक्वेस्ट थी क्लाइंट की वो ये थी कि बैकग्राउंड कलर जो है हमारे पास वो ब्लैक होगा हेडिंग का, सब हेडिंग का, और जो हमारे पास कलर है वो वाइट होगा। सो अब हम इसको एक दफा टेस्ट करेंगे, लाइक इसका
तो लाइव चेक करेंगे कि हमारे पास रिजल्ट शो हो रहे हैं या नहीं। ओके, हम लोग इसी चीज़ को लाइक अगर हम इस चीज़ की बात करें तो इस चीज़ को हम लोग इंटरनल CSS को कॉल इंटरनल भी कर सकते हैं, एक्सटर्नल भी कर सकते हैं। सो आपकी जो ये फाइल है वो किस तरह से आपको किस तरह से वर्क करी है और इसको इस फाइल को कहाँ पे लिंक कराएंगे। इस फाइल को जब हमें लिंक कराना है तो वो theme.liquid में लिंक करवाएंगे। theme.liquid में theme.css के नाम से इस तरह से हमारे पास सेम जैसे कि हम HTML टेम्पलेट के अंदर लिंक्स ऐड करते हैं और जो है वो हमारी जो भी फाइल होती है उस फाइल का नेम ऐड करते हैं। तो यहाँ पे हमने किस तरह से ऐड करवाना है, यहाँ पे थोड़ा सा सिंटैक्स डिफरेंट है बट चीज़ें बिल्कुल HTML CSS टेम्पलेट्स की तरह है। सो theme.scss.css फाइल का नेम होगा और उसके बाद assets_url। बेसिकली इसका मतलब ये है कि हम लोग जो हमारी जो फाइल है वो कहाँ पे लाई कर रही है, एसेट्स के अंदर लाई कर रही है। asset_url बेसिकली इसलिए यूज हो रहा है कि हम ये बताना चाह रहे हैं इस फाइल को कि हमारी जो theme.css की फाइल है वो कहाँ पर लाई कर रही है बैकएंड में। ओके, स्टाइल शीट सेम जैसे कि हम लोग किसी भी लिंक के अंदर टाइप ऐड करते हैं, वो टाइप हमने इस तरह से ऐड करनी है। आप अपनी कस्टम जो है वो कस्टम क्लास भी कस्टम एक्सटर्नल लाइक कस्टम फाइल भी क्रिएट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल आप अपनी theme.css को नहीं जो है वो यूज करना चाह रहे या उसमें काम नहीं करना चाह रहे तो बेस्ट अप्रोच ये है कि आप अपनी कस्टम फाइल बनाएं और उसका नाम जो है वो सेम .css या SCSS के नाम से। तो बेटर ये है कि .css.liquid के नेम से ही हो बिकॉज समटाइम्स ये जो हमारे पास इनका भी डिफरेंट वेज हैं यूज करने के कि हम जब कोई किसी चीज़ को एज अ लाइब्रेरी यूज करना हो तो हम लोग सिंपल जो है वो .css को यूज करते हैं। अगर हमें लाइक सिंपल जो है वो यूज करनी है, सिर्फ थीम के लिए यूज करना है या कोई ऐसी चीज इंट्रोड्यूस करवानी है जो कि सिर्फ एक सेक्शन के लिए होगी, सो उसके लिए हम लोग कस्टम .css.liquid या .scss.liquid यूज करेंगे। .css क्यों यूज होती है, हम सिर्फ कोई लाइब्रेरी ऐसी हम लोगों ने यूज करनी है जो कि हर पेज पे बार बार यूज हो रही है और हम लोगों ने उस जो है वो क्लास को उस क्लास को एक ही दफ़ा उस फाइल को एक ही दफ़ा हम लोग क्रिएट कर लेंगे और वो फिर हर पेज पे यूज हो जाएगी। ओके, नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं कि इंटरनल CSS की बात कर रहे थे कि हमें अभी एक्सटर्नल CSS का मैंने आपको बता दिया कि हम लोग एक फाइल क्रिएट करते हैं, उसको theme.liquid में कॉल करते हैं। इसी तरह हम लोग यही इस चीज़ को हम लोग इंटरनल इंट्रोड्यूस करवाना हो, यानी कि कुछ इस तरह के इशू होते हैं। समटाइम इस तरह से होता है कि आप कोई क्लास जो है वो इंट्रोड्यूस करवा देते हो लेकिन वो थीम की अपनी ओरिजिनल क्लासेस से ओवरराइड कर रही होती है, तो उस केस के अंदर हम लोग जो है वो उस केस में हम लोग जो है वो इंटरनल CSS यूज करते हैं। सो इंटरनल CSS को यूज करने के 2-3 तरीके हैं। हम लोग शॉपिफाई के अंदर अगर बात करें तो सिंपली स्टाइल का टैग यूज करेंगे और हम अपनी जो भी क्लास है उसको जो भी क्लास है उसकी प्रॉपर्टीज को यहाँ पे मेंशन कर देंगे। लाइक कस्टम टेक्स्ट था, कस्टम टेक्स्ट हमारे पास थी और यहाँ पे हम लोग फॉर एग्जांपल फॉन्ट साइज दे देते हैं। फॉन्ट साइज इक्वल्स टू ओके, सो ये होगी हमारे पास इंटरनल CSS। ये थी हमारे पास एक्सटर्नल CSS। अब हम इनलाइन CSS की बात कर लेते हैं कि इन केस की कोई ऐसी चीज़ है जो इंटरनल CSS से भी ओवरराइड नहीं हो रही तो उस केस में हम लोग इनलाइन CSS यूज करते हैं। स्टाइल एट्रीब्यूट देन हमारे पास फॉर एग्जांपल हम
ऐसी प्रॉपर्टी सेट करें, लाइन हाइट थी सेट लाइन, ओके फ्रॉम क्रिएट हम लोग सेट करते हैं। फॉर एग्जांपल जो थीम मोस्टली जो थीम्स होती हैं उनके अंदर ये जो जितने भी टैग्स होते हैं ये इनकी अपनी जो है वो प्रॉपर्टीज पहले से डिफाइंड होती हैं। फॉर एग्जांपल इस का जो डिफॉल्ट फॉन्ट है वो थीम डॉट SCSS के अंदर 700 या बोल्ड है, लेकिन हमें जो है क्लाइंट की रिक्वेस्ट ऐसी है कि हम लोगों को जो है वो फॉन्ट वेट जो है वो बोल्ड नहीं चाहिए, तो इस केस के अंदर हम लोग यहाँ पर इनलाइन CSS भी इंट्रोड्यूस करवा सकते हैं। फॉर 100 फॉन्ट वेट इसको चेक कर लेते हैं। तो हमारा जो सेक्शन था जिसका नेम था रिच टेक्स्ट और आई थिंक इमेज विद टेक्स्ट समथिंग था, नॉट इमेज विद टेक्स्ट नहीं था, रिच टेक्स्ट था, ठीक है। सो यहाँ पे हमने जो भी प्रॉपर्टीज लाइक हमने एक टैग ऐड किया जिसका नाम था सब हेडिंग, H3 का टैग था हमारे पास, उसके अंदर हमने एक हेडिंग ऐड की। उसके बाद हम लोगों ने उसको प्रॉपर्टीज असाइन की, क्लास असाइन की, देन प्रॉपर्टीज असाइन की उस क्लास को, इंटरनल CSS, एक्सटर्नल CSS और इनलाइन CSS की यूज करके। सो इस तरह से हम लोग यूज करते हैं इंटरनल CSS को। के अब हमारे पास यहाँ पे कुछ चीजें ऐसी हैं जो डायनामिक है। फॉर एग्जांपल मेन हेडिंग जो है वो डायनामिक है और इसी तरह से हमारे पास जो सब पैराग्राफ है वो भी डायनामिक है, लेकिन ये हेडिंग जो है वो डायनामिक नहीं है। सो हम थोड़ा सा मैं आपको इसके बारे में भी बता देती हूँ कि इसको हम लोग किस तरह से डायनामिक करेंगे। बहुत ही सिंपल सिंटेक्स है और बहुत ही हम लोग इजीली इसको हैंडल कर सकते हैं कि हम HTML और CSS को यूज करके और कुछ लिक्विड को यूज करके और JSON को यूज करके अपने टेम्पलेट को किस तरह से डायनामिक कर सकते हैं। सो अभी हम इसको मैसेज करते हैं यहाँ पर, मैं आपको बताती हूँ। अभी हमें यहाँ पर तो शॉपिफाई में काम करने के लिए हमारी जो बेस्ट अप्रोच है वो ये है कि हम लोग सबसे पहले जो है वो अपनी डिज़ाइन को या अपनी रिक्वेस्ट को या अपने क्लाइंट की रिक्वेस्ट को HTML और CSS में क्रिएट करें, यानी कि बहुत ही ज़्यादा सिंपल HTML और CSS के अंदर क्लाइंट की रिक्वेस्ट को जनरेट करें, उसकी स्टाइलिंग करें, उसको कंप्लीट करने के बाद हम लोग जो है वो इसको डायनामिक करेंगे या हम लोग इसको लिक्विड की तरफ लेके जाएंगे। सो हमारा सिंपल सिंटेक्स ये है कि ये एक सेक्शन है। सो बेसिकली हमने ये फाइल जो है वो कहाँ पे फाइंड की थी, सेक्शंस में। सो हम लोग सबसे पहला जो हमारे पास वर्ड होगा वो होगा सेक्शन, देन डॉट, ओके, सेटिंग्स बेसिकली हम लोग सेटिंग्स की बात करें तो सेटिंग्स क्या है, तो बेसिकली ये सेटिंग्स है, ठीक है। तो सेक्शन हमारा जो मेन जहाँ पे हमने जहाँ पे हमारी फाइल ऐड थी वो उस लेआउट में जहाँ पे हमारी फाइल ऐड है उसे हम क्या बोलेंगे कि सेक्शन है, स्निपेट है या फिर हमारे पास थीम सेटिंग्स है। सो बेसिकली ये हम लोगों ने जो फाइल हमारे पास थी वो एक सेक्शंस में पड़ी है। सो इसमें इसलिए हम लोग यहाँ पर इसको सेक्शन का नेम देंगे और देन सेटिंग्स बेसिकली किस चीज़ की बात हो रही है, हम लोग जो क्लाइंट जो है वो इजीली अपनी चीज़ों को जहाँ से कस्टमाइज कर सकते हैं, तो कस्टमाइजर बेसिकली हम लोग उसे सेटिंग्स का नाम देंगे। ये एक सिंपल सेटिंग्स है। तो ये चीज़ें कहाँ से आ रही हैं मैं सिर्फ आपको ये बताना चाह रही हूँ। सेटिंग्स डॉट, अब यहाँ पे आपने ID खुद से असाइन करनी है इस H3 के टैग को। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे हम लोग इसको कस्टम H3 के नाम से ID देते हैं। ये ID आप लोग खुद से, जैसे कि हम लोग एक क्लास जो है वो असाइन करते हैं किसी भी टैग को, सेम इसी तरह से हम लोग एक ID असाइन करेंगे इस इस टैग को। देन हम लोग जाएंगे ओके, देन हम फाइंड करेंगे सेटिंग्स कि कहाँ पे हमारे पास जो है वो हेडिंग, ओके, ये हमारे पास होगी सेटिंग्स, ठीक है।
सेटिंग्स, तो हमारे पास जो है वो टेक्स्ट कहाँ पे है, ये रहा हमारा टेक्स्ट, यानी कि जो मेन हेडिंग थी, यानी कि जो हेडिंग है, ये हेडिंग हमारे पास ये ऐड है हेडिंग, ठीक है। एंड देन उसके बाद हम लोग अगर रिच टेक्स्ट की बात करें तो वो हमारे पास कहाँ पे है, सिंपली ये टेक्स्ट, ठीक है, ये हमारे पास टेक्स्ट है। सो अब हम यहाँ पे अपना अपनी क्लास जो है वो अपनी प्रॉपर्टीज ऐड करेंगे। टाइप टाइप बेसिकली हमारे पास क्या होगी, टाइप बेसिकली क्या होगी हमारे पास, ये टेक्स्ट। इन केस के आपको ये सारी चीज़ें किस तरह से पता चलेंगी कि हमारी जो टाइप है वो अगर आपने टेक्स्ट इन लाइक शो करवाना है अपने फ्रंट एंड पे, सो आप की लाइक टैग्स हैं, अगर फॉर एग्जांपल हेडिंग्स हैं तो हेडिंग्स को हम किस टाइप में लेकर आएंगे टेक्स्ट में, अगर कोई पैराग्राफ हैं तो हम उन्हें रिच टेक्स्ट में लेके आएंगे, और अगर कोई इमेजेस हैं तो हम उसकी टाइप क्या होगी, इमेज अंडरस्कोर पिक्चर। अगर कोई कलर हम लोगों ने डायनामिक करना है तो कलर की जो टाइप होगी वो क्या होगी, कलर अंडरस्कोर पिक्चर। इसी तरह से डिफरेंट चीज़ों को लाइक चेक बॉक्स है तो चेक बॉक्स के लिए हम लोगों को किसी चीज़ को इनेबल और डिसेबल करने के लिए प्रॉपर्टी शो करवानी है या उसको डायनेमिक करना है, तो हम लोग जो है वो चेक बॉक्स का की टाइप यूज करेंगे, चेक बॉक्स। देन उसके बाद हमने अपनी आईडी जो आपने टैग को असाइन की थी, उस आईडी को हम लोगों ने यहाँ पर कस्टम आई थिंक कस्टम एचटी के नेम से हमें आईडी जो है वो आपकी अगर सेम नहीं होगी तो आपको जो है वो इस फील्ड का जो भी, इस टैग का जो भी रिजल्ट है वो शो नहीं होंगे। सो कस्टम, इस चीज़ का आई थिंक हमें ख्याल रखना पड़ेगा मस्ट कि हमारे पास कस्टम एचटी यानी जो भी आईडी हमने यहाँ पे असाइन की है इसको वो ही सेम यहाँ पर हमें चाहिए। देन हम लोग उसके बाद लेबल असाइन कर देंगे, लेबल लेबल असाइन करेंगे, लेबल जो है वो असाइन करेंगे फॉर एग्जांपल सब हेडिंग के नाम से। ये आप इसमें यहाँ पे कुछ भी शो करवा सकते हैं, लेकिन इस चीज़ का ख्याल रखना पड़ेगा कि हमारी जो सेंटेक्स्ट है वो बिल्कुल ठीक होना चाहिए। फॉर एग्जांपल जैसे कि मैंने यहाँ पे शो करवाया कि टाइप है तो डबल कोट्स देन टाइप एंड उसके बाद फिर हमें कॉलन ऐड करना है, टेक्स्ट है, फिर उसके बाद इस तरह से ये सारा सेंटेक्स जो है वो सेम होना चाहिए। बिकॉज अगर ये सेम नहीं होगा और एक भी हमारे पास लाइक इसमें इन्वर्टेड कॉमास, कॉलन या जो भी मैंने यहाँ पे सिंटेक्स टाइप किया अगर मिसिंग होगा तो उस केस में यहाँ पे एरर आएगा। सो ये केस सेंसिटिव नहीं है। ये चीज़ हमारे पास जो है आपके पास स्कीमा के अंदर जो भी कोड लिखा हुआ है वो केस सेंसिटिव है, और जो हमारे पास ये जितना भी हमें टैग्स दिए हैं ये केस सेंसिटिव नहीं है। आपको इसका एरर जो है वो फाइल के अंदर तो नहीं शो होगा, लेकिन जो है फ्रंट एंड पे आपको इसकी ये एरर शो हो सकते हैं, डिज़ाइन एरर्स जिन्हें कहेंगे, एरर्स कहेंगे। और लेकिन जो स्कीमा का एरर है विदाउट आप यहाँ पर अगर एक जो है वो कोई भी चीज़ एक्स्ट्रा ऐड कर देते हैं या कोई भी चीज़ मिसिंग कर देते हैं तो आपको इस तरह से एरर शो होगा। फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पर एक एक्स्ट्रा वर्ड ऐड किया, एक्स्ट्रा जो है वो लेटर ऐड कर दूं तो हमें जो है वो यहाँ पे एरर शो। तो अभी हम इसे चेक कर लेते हैं कि हमें यहाँ पे जो भी हमने इसको टैग इनिशियलाइज किया था फ्रेंड के लिए वो हमें यहाँ पे शो हो रहा है या नहीं। प्रॉपर्टी सेम जिस तरह से मैंने आपको स्टैटिक टैग के लिए बताई थी उसी तरह से जो है वो डायनामिक टैग के लिए भी वो होंगे। समझाते हैं हमारे लास्ट सेक्शन में। सो यहाँ पे हमें सब हेडिंग शो होगी, जब तक हम हेडिंग नहीं लिखेंगे हमें उसकी CSS प्रॉपर्टी भी शो नहीं होगी। फॉर एग्जाम्पल सब हेडिंग, सो यहाँ पे शो होगी। अगर आप लोगों को मुझसे कोई क्वेश्चन करना है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं कमेंट्स में।
तो मैं आप लोगों को एक दफ़ा दोबारा एक्सप्लेन कर देती हूँ। ओके, तो हमने अभी तक जो बातें की हैं वो मैं एक दफ़ा दोबारा से आप लोगों को रिपीट कर देती हूँ। सबसे पहले हमारे पास लेआउट की फाइल होती है जिसमें लेआउट का सेक्शन है जिसके अंदर यानी कि हमारे पास जो थीम की हायरार्की है वो ये है कि हमारे पास जैसे हम लोग फोल्डर्स क्रिएट करते हैं HTML और CSS टेम्पलेटिंग के लिए कि हमारे पास जितनी भी CSS की फाइल्स हैं वो CSS के फोल्डर में होंगी, जितनी भी हमारे पास जावास्क्रिप्ट की फाइल हैं वो सारी जावास्क्रिप्ट में शो होंगी हमें, और जितनी भी हमारे पास जितनी भी हमारे पास कस्टम फंक्शंस हैं या जितनी भी इमेज हैं वो इमेजेस हैं या वो हमें एसेट्स में शो होंगी। इस तरह से कुछ हम लोग एक फ्लो क्रिएट करते हैं HTML CSS टेम्पलेटिंग का। सो मेरे पास अभी वैसे तो कोई टेम्पलेट नहीं होगा, लेकिन मैं आपको सिंपली बता देती हूँ कि हम लोग एक शॉपिफाई थीम के अंदर जो है वो किस तरह से फोल्डर्स की हायरार्की होती है। सबसे पहले हमारे पास एक लेआउट का फोल्डर होता है जिसके अंदर कुछ फाइल्स मौजूद होती हैं। उनमें से जो मेन फाइल यूज के लिए है, हमारे यूज के लिए, वो है theme.liquid। theme.liquid बेसिकली क्या है, इसमें सेम हमारे पास HTML का टैग है, हेड का टैग होता है, मेटा होता है। मेटा यानी जो भी सिंपल टैग्स हम लोग जब कोई भी HTML CSS का एक टेम्पलेट क्रिएट करने लगते हैं तो हमें ज़रूरत होते हैं। HTML टैग है, हेड है, मेटा है, लिंक बेसिकली यूज होता है किसी भी एक्सटर्नल CSS फाइल को लिंक कराने के लिए हमारे पास यूज होता है। इसी तरह हम लोग स्क्रिप्ट्स को इनिशियलाइज करते हैं इस फाइल में, और फिर उसके बाद हमारे पास बॉडी का टैग होता है। बेसिकली बॉडी का टैग जो होता है उसके अंदर हम लोग हमारी आप लोग कोई भी अगर HTML CSS का टेम्पलेट क्रिएट किया हुआ, बूटस्ट्रैप के थ्रू किया हुआ होगा, तो उसमें हम लोग क्या करते हैं, अपना जितना भी हमारे पास होम पेज का डाटा होता है या सेक्शंस होते हैं वो सारे हम लोग बॉडी के टैग में शो करवाते हैं। शॉपिफाई में थोड़ी सी चीज़ें डिफरेंट हैं। इसमें हम लोग क्या करते हैं, डिफरेंट फाइल्स बनाते हैं और उन डिफरेंट फाइल्स को जो है वो यहाँ पर बॉडी के टैग में कॉल करते हैं। तो मेन जो बॉडी का टैग है उसमें हमारे पास जैसे कि दो सेक्शंस किसी भी वेबसाइट में ओवरऑल किसी भी प्लेटफॉर्म पे चले जाएं तो हमारे पास दो सेक्शन ऐसे होते हैं जो किसी भी वेबसाइट में स्टैटिक होते हैं, यानी कि आप उसकी जो है वो प्लेसमेंट चेंज नहीं कर सकते, या उसको जो है वो हेडर को जो है बॉटम में नहीं शो करवाते, या फुटर को जो है वो टॉप में नहीं शो करवाते। ये दो चीज़ें ऐसी चीज़ें हैं जो हमेशा हर वेबसाइट में स्टैटिक रहती हैं, हेडर और फुटर। तो हम लोग हेडर और फुटर यानी एक फोल्डर है सेक्शंस के नाम से, जितने भी सेक्शंस होते हैं शॉपिफाई के होम पेज पे या फिर प्रोडक्ट पेज पे, कलेक्शन पेज पे या कार्ड पेज पे या किसी भी पेज पे सेक्शंस होते हैं, यानी एक स्पेसिफिक डाटा कंटेन कर रहे होते हैं सेक्शंस। वो हम लोग सेक्शंस कहाँ क्रिएट करते हैं, सेक्शंस के फोल्डर में। जितनी भी फाइल्स होंगी वो सेक्शन के फोल्डर में होंगी। और फॉर एग्जांपल हमारे पास यहाँ पे हेडर का सेक्शन है, हेडर का सेक्शन है और ये फुटर का सेक्शन है। ये हमने क्रिएट किया, उसके बाद इनको हमने कॉल करना है। इसका सिंटेक्स कुछ यूँ है कि हम फाइल फ्लॉर ब्रैकेट्स एंड देन हमारे पास कर्ली ब्रेसेस एंड देन परसेंटेज का साइन, सेक्शन एंड देन फाइल का नेम। फॉर एग्जांपल आप एक सेक्शन क्रिएट करते हैं, क्लाइंट आपसे एक रिक्वेस्ट करता है सेक्शन के लिए, सो उस सेक्शन का नाम है अनाउंसमेंट बार। अनाउंसमेंट बार, सो आप अनाउंसमेंट बार को जो है वो हेडर से ऊपर शो करवाएंगे और वो स्टैटिक होगी। ये ऐसा सेक्शन है जो स्टैटिक सेक्शन होगा। आप सिंपली जाएंगे और अनाउंसमेंट बार के नेम से एक सेक्शन क्रिएट करेंगे और देन उसको आपने अगर इनिशियलाइज यानी कॉल करना है, यानी आप शो करवाना चाहते हैं अपनी वेबसाइट पे, सो आप बॉडी के टैग में जाके अपने हेडर के सेक्शन से ऊपर उसको शो करवा दें। हम बात करेंगे सेम इसी तरह से ये फुटर है। उसके बाद हमारे जो बाकी कंटेंट की बात आ रही है जो कि हमें इस वेबसाइट के अंदर फॉर एग्जांपल हमें शो हो रहा है। इस वेबसाइट में हमें जितना भी हेडर ऐसा कंटेंट है जिसे आप जो है वो ड्रैग एंड ड्रॉप नहीं कर सकते,
एंड इसी तरह से फुटर भी एक ऐसा सेक्शन है जिसे हम ड्रैग एंड ड्रॉप नहीं कर सकते, लेकिन हमारे पास जो बाकी सेक्शन है वो डायनामिक सेक्शन है। सो ये सेक्शंस जो हैं वो कहाँ पे लाई करते हैं और ये सेक्शंस किस तरह से हमें शो हो रहे हैं बैकएंड से हम लोगों को ये जो आउटपुट किस तरह से मिल रही है, तो वो ये सारी आउटपुट बेस करती है हमारी कंटेंट फॉर लेआउट पे। ठीक है। सो कंटेंट फॉर लेआउट बेसिकली इंडेक्स, जैसे हमें इंडेक्स डॉट एचटीएमएल के अंदर हम लोग जो है वो हमारा टोटल जो है वो कंटेंट होता है, सारे टैग्स होते हैं, बॉडी का टैग, हेड का टैग, टाइटल का टैग, लिंक्स होती हैं, स्क्रिप्ट्स होती हैं, सारी चीज़ें जो है वो हम लोगों ने कोई भी चीज़ लिंक करवानी होती, एक्सटर्नल सीएसएस, एक्सटर्नल जावास्क्रिप्ट या कोई भी एसेट्स जो है वो हमने लिंक करवानी हो तो वो हम लोग अपनी इंडेक्स डॉट एचटीएमएल के अंदर आके लिंक करवाते हैं। तो इसी तरह से यहाँ पे हम लोग एक फाइल क्रिएट कर देंगे और उसको एक नाम दे देंगे कंटेंट फॉर इंडेक्स, यानी जितना भी कंटेंट है इंडेक्स के लिए वो हमें इस सेक्शन में दिखाई देगा। मेन यानी जो भी मेन का टैग आपने क्रिएट किया है इसके अंदर जितना भी आप डायनेमिक सेक्शंस होंगे, जैसे रिच टेक्स्ट है या स्लाइडर है या फिर हमारे पास टेक्स्ट विद इमेज है, तो जितने भी सेक्शंस हैं वो हमें इस एक लाइन की बेस पे शो हो रहे होते हैं। okay. तो अब नेक्स्ट हम बात करेंगे कि हमने यहाँ पे एक डायनामिक सेक्शन की बात की थी कि हमें हमारे क्लाइंट की रिक्वेस्ट है। सो वो रिक्वेस्ट ये है कि हमें एक सब हेडिंग शो करवानी है अपनी मेन हेडिंग के नीचे, जो जिसकी कुछ सीएसएस प्रॉपर्टीज क्लाइंट ने डिफाइन कर दी है। पहली प्रॉपर्टी ये है कि हमें उस का बैकग्राउंड जो है वो ब्लैक चाहिए, कलर जो है वो वाइट चाहिए टेक्स्ट का, और हमें जो है फॉन्ट वेट कितना चाहिए या वो हमें ये बता दे कि हमें जो है वो मार्जिन कितना चाहिए। सो ये सारी चीज़ें आपके क्लाइंट की रिक्वेस्ट के बेस में है। सो हम इनको किस किस तरीके से जो है वो यूज़ कर सकते हैं। क्लास है, एक क्लास है कस्टम, हम क्लास क्रिएट करेंगे कस्टम टेक्स्ट के नाम से, और उस कस्टम टेक्स्ट की जो भी क्लास हमने असाइन की थी अपने टैग को, उस क्लास को हम तीन तरीकों से यूज़ कर सकते हैं। एक हमारे पास जो है वो हम लोग एक्सटर्नल सीएसएस में इसको यूज़ कर सकते हैं, देन उसके बाद हम लोग इंटरनल सीएसएस होगी और उसके बाद हमारे पास इनलाइन सीएसएस। मैंने इन तीनों चीज़ों के बारे में आपको बता दिया है। उसके बाद मैंने आपको जो एंड रिजल्ट्स दिखाए हैं वो पहले तो ये थे कि हम इसमें स्टैटिक टेक्स्ट भी शो करवा सकते हैं, ठीक है, और उसके बाद हम इसको डायनामिक भी कर सकते हैं। तो ये बहुत ही सिंपल सी चीज़ें हैं और आई थिंक किसी भी फ्रीलांसिंग पोर्टल पे अगर ये गिग है अबाउट शॉपिफाई की सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं तो आप जो है वो आपको इस तरह की रिक्वेस्ट जो है वो जनरेट होती रहेंगी कि हमें जो है वो स्टैटिक सेक्शन चाहिए, सेक्शन की जो है वो ये कि हमें उसके अंदर प्रॉपर्टीज चाहिए। सो ये चीज़ें आई थिंक इजीली आपको इस तरह का काम जो है वो फाइवर पे या अपवर्क पे आपको इजीली मिल सकता है। सो जब मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस ये था कि जब मैंने स्टार्ट किया था अपना शॉपिफाई पे काम करना, तो मुझे इतनी चीज़ें नहीं पता थी, सिर्फ बेसिक्स ही पता थी कि HTML और CSS, और मैंने जितने भी टास्क जो है वो अपने स्टार्ट में लिए थे वो CSS से रिलेटेड थे। मुझे सेक्शंस क्रिएट नहीं करने आते थे और टेम्पलेट्स के बारे में नहीं पता था। मुझे ये भी नहीं पता था कि टेम्पलेट्स की फाइल, सिंपली मुझे इतना पता था कि हम लोग ने अगर किसी चीज़ को जो है वो किसी चीज़ की CSS प्रॉपर्टीज चेंज करनी है, फॉर एग्जांपल क्लाइंट जो है वो हमें कह रहा है कि हमें यहाँ पर कुछ प्रॉपर्टीज, यानी कि आपका फॉर एग्जांपल ये हेडर सेक्शन है और हेडर सेक्शन के अंदर आपके पास जो है वो ये टेक्स्ट है, मेन टेक्स्ट है, और आपके पास जो है वो ये सब हेडिंग है। सो वो क्लाइंट ये चाह रहा है कि आप जो है इस टोटल सेक्शन को जो है वो इसकी अलाइनमेंट जो है, टेक्स्ट अलाइनमेंट जो है वो लेफ्ट कर दें। टोटल अलाइनमेंट जो है हमें क्लाइंट कहेंगे आप इसको लेफ्ट कर दें। तो हम इस तरह से करेंगे, क्या तो हम ये करेंगे कि इन्हीं क्लासेस को यूज़ करके, जो क्लासेस हमें यहाँ पर जो है वो शो हो रही है, हम इन क्लासेस को यूज़ करके जो है एक प्रॉपर्टी असाइन कर दें टेक्स्ट अलाइन की, जो कि
लेफ्ट हमें, और हम इस क्लास को यहाँ से कॉपी करेंगे और डायरेक्टली जाके अपनी CSS की फाइल में जाके CSS की फाइल में कस्टम शो। अभी हमारी रिक्वेस्ट ये थी कि हमें जो भी मेन हेडिंग है वो लेफ्ट में शो करवानी है, और जो दूसरी हेडिंग है हमारी उसे हमें राइट में शो करवाना है, यानी सब हेडिंग को हमने राइट में शो करवाना। अच्छा, इस केस में कि आपके पास कोई ऐसा टैग है जिसकी प्रॉपर क्लास डिफाइन नहीं है, तो आप उस सेक्शन को किस तरह से फाइंड करेंगे। ये एक हर थीम के अंदर ये बेसिक चीज़ें हैं जो कि हमें हर सेक्शन का नेम सेम नहीं मिलेगा किसी भी थीम में, हर सेक्शन जो है वो डिफरेंट नेम के साथ होगा। फॉर एग्जांपल ये जो मेन सेक्शन है, अगर तो यहाँ पे मोस्टली वेबसाइट्स के अंदर हमारे पास होता है स्लाइडर होता है, तो ज़रूरी नहीं है कि वो स्लाइडर डॉट लिक्विड के नेम से ही, वो स्लाइड शो डॉट लिक्विड के नेम से होता है, स्लाइड डॉट लिक्विड के नेम से हो सकता है। सो नेमिंग कन्वेंशन जो है वो हर थीम की डिफरेंट होती है। सो इस चीज़ के लिए आई थिंक स्टार्ट में मुझे भी ये फील होता था कि लाइक इस तरह से थीम की जो भी फाइल्स हैं, आप जब कोई भी टेम्पलेट क्रिएट करना शुरू करते हो तो आप उसकी नेमिंग कन्वेंशन जो भी सेट करते हो वो अपनी मर्जी से करते हो। सेम इसी तरह जो भी थीम डेवलपर्स हैं वो अपनी तरीके से ही थीम की जो है वो सेटिंग्स करते हैं। तो हमें किसी भी चीज़ को एडिट करने के लिए, फॉर एग्जांपल हमने यहाँ पर पी का टैग है, पैराग्राफ का टैग है, और इस टैग के अंदर क्लास नहीं है, आपको इस टैग के अंदर क्लास ऐड करनी है। ये जूम नहीं होगा। ओके, आपके पास पी का पैराग्राफ का टैग है और इसके अंदर आपके पास क्लास नहीं है। आप इसको क्लास असाइन करके इसको प्रॉपर्टीज दे सकते हो। फॉर एग्जाम्पल हम कोई भी कस्टम क्लास बना के उसको हम लोग प्रॉपर्टीज असाइन कर सकते हैं। तो मेरा स्टार्ट कुछ यही था कि मैंने स्टार्ट लिया था सिंपली एक फाइल के थ्रू। मैंने पूरे 6 मंथ्स जो है वो लाइक इस तरह से स्मॉल CSS चेंजेस किए थे, और जो है वो इस तरह से फिर मैंने टेम्पलेट का लेआउट देखना शुरू किया, क्योंकि क्लाइंट्स की ज़्यादातर रिक्वेस्ट होती हैं कि हम लोगों को सेक्शंस चाहिए, हम लोगों को एक सिंपल फंक्शन चाहिए लाइक पूरी वेबसाइट के लिए। सो इस केस में जो है वो मुझे ये सारी चीज़ें देखनी पड़ी थी। सो मैंने आपको बता दिया अभी टेम्पलेट्स में क्या क्या चीज़ें आती हैं। जो भी पेजेस होते हैं पूरी होल वेबसाइट के, इंडेक्स डॉट लिक्विड के अलावा, इंडेक्स डॉट लिक्विड बेसिकली सिर्फ एक ही चीज़ पे बेस करती है, कंटेंट फॉर इंडेक्स समथिंग। सो उसके अंदर सारे हमारे डायनामिक सेक्शंस आ जाते हैं जो भी हम सेक्शंस क्रिएट करते हैं। देन उसके बाद टेम्पलेट्स आते हैं, कलेक्शन डॉट लिक्विड है, प्रोडक्ट डॉट लिक्विड है, ये सारे टेम्पलेट्स जो होते हैं बेसिकली। फॉर एग्जाम्पल हम कोई टेम्पलेट क्रिएट करते हैं, प्रोडक्ट, ये सारे हमारे पास जो है वो टेम्पलेट्स हैं। ठीक है, आपको क्लाइंट की रिक्वेस्ट है कि अपने प्रोडक्ट का जो है वो अल्टरनेटिव एक जो है वो शो करवाना है। टेम्पलेट आपके पास बेसिक एक टेम्पलेट होता है थीम में, आप उसके अंदर डिफरेंट चेंजेस चाहिए, लेकिन क्लाइंट जो है वो दोनों टेम्पलेट्स के साथ चलना चाह रहा है, तो हम लोग एक न्यू टेम्पलेट क्रिएट करके उसके अंदर कुछ सिंपल चेंजेस करके, या जैसी भी क्लाइंट की रिक्वेस्ट है उसको यूज़ करके तो एक न्यू टेम्पलेट क्रिएट कर सकते हैं। देन उसके बाद हमारे बात आ जाती है सेक्शंस की। तो सेक्शंस का मैं पहले ही बता चुकी हूँ, कुछ स्टैटिक सेक्शंस होते हैं, कुछ डायनामिक होते हैं। तो देन उसके बाद आते हैं स्निपेट्स। स्निपेट्स बेसिकली क्या होता है, स्निपेट्स वो चीज़ होती है जो ओवरऑल थीम में बार बार यूज होने वाली चीज़ें होती हैं। लाइक फॉर एग्जांपल अगर हम इस स्निपेट की ही बात कर लें, आइकन डैश क्लोज की, तो इसमें एक SVG का टैग है जो कि क्रॉस यानी कि क्लोज का टैग क्लोज को कंटेन कर रहा है। यानी कि हम लोग कोई फॉर्म है उसको क्लोज करने के लिए हमें क्रॉस का बटन चाहिए। सो
ये आइकन डैश क्लोज जो है वो चीज़ कंटेन कर रहा है। तो ये कहाँ यूज़ हो सकती है, ये बार बार वेबसाइट में यूज़ हो सकती है। आप अगर 10 फॉर्म्स बनाते हो तो आपको 10 फॉर्म बनाएंगे तो उसके अंदर आपने हाँ, बार-बार ये एक एसवीजी का टैग जो है या कोई भी इमेज, फॉर एग्जांपल हम क्रॉस की एक इमेज लेते हैं और उसको हम इनिशियलाइज़ करा लेते हैं, तो हमें वो बार-बार वो टैग यूज़ नहीं करना। हम उसको उस चीज़ से बचने के लिए हम एक फ़ाइल बना लेंगे जो कि स्निपेट पे बनेगी आइकन डैश क्लोज़, और उस फ़ाइल को बार-बार जो है वो कॉल करते रहेंगे। फॉर एग्जांपल यहाँ पे हमने एक फॉर्म क्रिएट किया था और हम उस फॉर्म के अंदर इंक्लूड करना चाह रहे हैं अपना क्लोज़ का आइकन, तो हमारा सिंटैक्स कुछ यूज़ होगा, इंक्लूड and icon close कुछ इस तरह से शो होगा, यानी हमारी ये स्निपेट बनी हुई है। अब हमने अगर हम लोग 10 फाइल्स के अंदर कुछ फॉर्म्स बनाते हैं और हमें ये स्निपेट यूज करनी है, तो हम इसको बार बार वो उस स्निपेट का कोड बार बार नहीं लिखेंगे, हमें सिर्फ एक ही दफा लिखना है और उसको कॉल करना है। तो ये चीज है। उसके बाद हम बात करते हैं assets की। तो हमारी जितनी भी लाइक CSS जावास्क्रिप्ट की फाइल्स हैं, CSS की फाइल्स हैं, इमेजेस हैं, आइकन्स हैं, या कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो कि हम लोगों को लाइक कह लें कि एक्सटर्नल CSS होती है, जावास्क्रिप्ट होती है, ऐसी फाइल्स जो ओवरऑल थीम में यूज होती हैं, या ऐसी थीम जो पूरी थीम से कनेक्टेड होती हैं, यानी टेम्पलेट्स में भी यूज हो रही है वो क्लासेस या वो स्क्रिप्ट, या फिर हमारी वो चीज़ जो है वो जैसे कि सिंपल हम बात कर लेते हैं थीम डॉट CSS की, या जो भी CSS होती है एक्सटर्नल CSS स्टाइल डॉट CSS होती है, जब भी आप लोग एक टेम्पलेट क्रिएट करते हैं तो उसको थीम इंडेक्स डॉट HTML के अंदर आप जो है वो लिंक से इनिशियलाइज करवा देते हो कि ये जो है वो पूरी थीम में यूज होने वाली फाइल है। ठीक है, इसी तरह से हम लोग एसेट्स के फोल्डर के अंदर अपनी थीम अपनी CSS को जो है वो इनिशियलाइज करवाते हैं। एंड देन बाद में बात आ जाती है सेटिंग्स डाटा। ओके, हमारा ये जो हमारे पास फाइल है setting underscore data dot cpg, ये बेसिकली क्या शो करवाती है कि जैसे कि आपने यहाँ पर कोई टेक्स्ट ऐड किया, सो हर चीज़ जो है वो आपके पास आपने इसको लेफ्ट प्रॉपर्टी असाइन की, आपने इसके अंदर ये टेक्स्ट ऐड की, ये सारी चीज़ें जो आपके पास शो हो रही होती हैं इस एक फाइल में शो हो रही होती हैं। आप यहाँ से भी उसको उसका डाटा जो है वो चेंज कर सकते हैं, ये डेवलपिंग पर्पस के लिए। सो नेक्स्ट बात आती है सेटिंग्स अंडरस्कोर सीमा। बेसिकली ये चीज़ जो है हम यूज़ करते हैं इसलिए कि जो थीम की मेन सेटिंग्स होती हैं, लाइक कलर है, ओवरऑल थीम में हेडिंग जो है वो हमने उसको एक आईडी असाइन कर दी, कलर की आईडी असाइन करती है। हेडिंग्स और लिंक्स हैं, जहाँ जहाँ पे भी हमारी थीम में हेडिंग्स और लिंक्स होंगे उनको हम एक ही कलर असाइन, एक ही आईडी असाइन की हुई होगी। लाइक मैंने आपको जैसे कि टेक्स्ट में बताया था, रिच टेक्स्ट में कि हमने ये एक कस्टम H3 के नाम से आईडी थी। अब ये आईडी हम जहाँ जहाँ पर भी शो करवाएंगे वो हमें सेम डाटा शो करवाएगी। इसी तरह से यहाँ पे जैसे कि मैं आपको दिखा दूँ, कलर्स में हेडिंग एंड लिंक्स है, तो हम हेडिंग एंड लिंक्स को चेंज करते हैं। ओके, ये रही हमारे पास हेडिंग एंड लिंक्स, कलर टेक्स्ट। सो ये आईडी जहाँ जहाँ पे इस पूरी थीम में यूज हुई भी है वहाँ पे हेडिंग एंड लिंक्स जो है उनका कलर जो है वो जो भी आप सेट करोगे वो आपको पूरी थीम में शो हो। फॉर एग्जांपल यहाँ पे आप हेडिंग्स का कलर कुछ इस तरह से शो करते हो, तो जो भी जहाँ पे भी थीम में ये हेडिंग एंड लिंक्स की आईडी यूज हुई है वहाँ पर आपको ये सारा डाटा जो भी आपने शो कर, बाकी हम बात लेते हैं थोड़ी सी फ्रीलांसिंग की। तो अगर आप लोगों को मुझसे कोई क्वेश्चंस हैं अबाउट कि किस तरह से प्रोजेक्ट्स शॉपिफाई के प्रोजेक्ट्स होते हैं या किस तरह से हम लोग प्रोजेक्ट्स जो है वो ले सकते हैं,
सो आप मेरे से ये सारी चीजें पूछ सकते हैं। बेसिकली जैसे कि मैंने अभी आपको जो फ्लो बताया कि हम इस फ्लो में क्यों चलते हैं, कि हमारे पास जो है वो इंटरनल या एक्सटर्नल सीएसएस जो भी है हम इस तरह से क्यों लेके चलते हैं। फॉर एग्जांपल ये जो हमने इंटरनल इनलाइन सीएसएस यूज की है, ये किस चीज़ को डैमेज करेगी, हमारी एसईओ को डैमेज कर सकती है। लाइक ये एक मैं आउट ऑफ द वे जाके बात कर रही हूँ कि इस तरह से हम लोग चीज़ों को एक वे में, हर चीज़ को करने के बहुत से तरीके होते हैं, लेकिन हमें जो है वो इसको इस तरह से देखना है कि वो चीज़ किसी दूसरी चीज़ को डिस्टर्ब ना करे, यानी कि हमारी जो इनलाइन सीएसएस है वो हमारी किसी दूसरी चीज़ को डिस्टर्ब ना करे। तो हम एक बेस्ट अप्रोच निकालें कि हम जो है वो एक ही फाइल के अंदर काम करें, सारी सीएसएस या सारी जो भी हमारी स्क्रिप्ट्स हैं वो हम एक ही फाइल के अंदर इंट्रोड्यूस करवाएं, जिसकी वजह से हमारी स्पीड ऑप्टिमाइजेशन में इशू नहीं आएगा हम लोगों को, और जो है वो एसईओ के कुछ इश्यूज हो जाते हैं इस तरह से इनलाइन टैग्स यूज करने की वजह से। फॉर एग्जांपल आपको क्लाइंट कहता है कि आपने 10 टैग्स शो करवाने हैं डिफरेंट हेडिंग साइज के साथ, तो आप यहाँ पे H1, H2, H3 के टैग्स है। फॉर एग्जांपल H1 का टैग है, H4 का टैग है, आप ये सारे टैग्स शो करवाते हो और इनके अंदर इनलाइन सीएसएस शो करवा देते हो, तो ये बेस्ट अप्रोच नहीं है। आप इसके सबसे पहले ये देखें कि हमारे पास थीम में जो है वो H4 के जितने भी टैग्स हैं उनको कौन सी क्लास असाइन हुई हुई है, और फिर उसको theme.css में फाइंड करें, और फिर उस क्लास को जो है वो यूज करते हुए या अपनी कस्टम क्लास को यूज करते हुए आप वहां जाकर उस क्लास के अंदर जो है वो उस चीज को एडिट करें। अब हम एक और चीज देख लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास टेक्स्ट की बात करते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे क्लास है H4, H3 के टैग के अंदर जो है वो H4 की क्लास एक क्रिएट हुई है। अगर क्लाइंट आपको बोल रहा है कि हमें सेम इस हेडिंग का साइज हमारे इस सेक्शन में चाहिए, तो आप यहाँ पे क्या करेंगे, सिंपल ये क्लास आपने देखी, इस क्लास को हम लोग जाएंगे और टेक्स्ट विद ब्लॉक समथिंग के सेक्शन का नाम क्या होगा, इमेज विद टेक्स्ट होगा या कुछ इमेज विद टेक्स्ट। ऑब्वियसली यहाँ पे इमेज विद टेक्स्ट लिखा है तो इमेज विद टेक्स्ट के नाम से ही होगा। सो आप वहाँ पे जाएंगे और अपनी जो इस हेडिंग की क्लास होगी या इस हेडिंग में जो भी आपके पास क्लास यूज होगी, उस क्लास को हम लोग रिमूव भी कर सकते हैं और उसको रिमूव करके अपनी ये क्लास ऐड कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल H4 की क्लास थी, हम लोग इसको सिंपली यहाँ पे चेक कर लेते हैं। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे H3 यूज हुई है, तो हम यहाँ पे सिंपली यहाँ पे इसको चेक कर लेते हैं H4 चेक करके पूछते हैं हमारे पास। हमने जाके बस चीज़ों को, हमें बस चीज़ों को देखना आना चाहिए, मैनेज करना आना चाहिए। जब तक आप लोग अपनी चीज़ों के साथ लाइक सीखने की कोशिश नहीं करेंगे, आपको ये चीज़ें समझ में नहीं आएंगी। तो बेटर यही है कि हम लोग इस तरह से स्टार्ट करें कि पहले स्मॉल चेंजेस करें थीम में, आपको क्या चाहिए या आपको क्या चीज़ अच्छी लग रही है। फॉर एग्जांपल आप इस थीम फॉर एग्जांपल आपको इस हेडिंग का साइज, ये जो मेन हेडिंग है इमेज विद टेक्स्ट ओवरले हेडिंग है, आपको इसका कलर पसंद है, इसका बैकग्राउंड पसंद है, इसका साइज पसंद है, तो आप इसको यूज करना चाहते हैं किसी और सेक्शन में। सो आप ऐसा नहीं करेंगे कि जाके इनलाइन सीएसएस यूज कर लेंगे, हम सिंपली ये करेंगे कि उस सेक्शन की क्लास को उठा के अपने इस सेक्शन में ऐड कर देंगे। ओके, अभी ऐसा है कि मैं एक और चीज़ आपसे डिस्कस कर लेती हूँ। फॉर एग्जांपल हमारे पास ये फीचर ड्रो अंडरस्कोर आइटम के नाम से एक क्लास है और हमने कुछ प्रॉपर्टीज चेंज करनी है। फॉर एग्जांपल हमें इस एग्जिस्टिंग प्रॉपर्टी को ही चेंज करना है। हमने इसका जो है वो विड्थ जो है वो कम से कम करेंगे इसको। ओके, हम चाह रहे हैं कि हम इसको
एग्जिस्टिंग क्लास को एडिट करें। हम लोग सबसे पहले ये देख लेंगे कि ये हमारी क्लास का नेम है, क्लास को कौन कौन सी प्रॉपर्टीज असाइन है, फिर हम देखेंगे कि कौन सी फाइल में जो है वो हमारी हमें क्लास जो है वो मिलेगी और हम इसको एडिट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल cdn shopify.com थीम डॉट एसेट्स के फोल्डर में आपको यहाँ पे फोल्डर भी मिल जाएगा एसेट्स /theme डॉट SCSS के नाम से आपकी फाइल है। तो फिर हम सबसे पहले कहाँ जाएंगे, एसेट्स में जाएंगे, देन हम लोग .SCSS थीम में जाएंगे, एंड देन हम इस तरह से काम करेंगे। अभी हमारे पास जो ऑप्शन था हमने उसको चेंज करना था, फ्लेक्स, तो हमने 50% से 40% करना है। तो सिंपली यहाँ पे हम लोग इसको चेंज कर देंगे। ये हमारे पास, अब हम उस सेक्शन को इस तरह से, ये सेक्शन की क्लास की प्रॉपर्टीज चेंज होती हैं। पहले हमारे पास जो था वो फ्लेक्स 50% था, एंड देन नाउ अब हमारे पास इस सेक्शन की जो है वो कुछ डिफर इस तरह से शो हो रही है। नेक्स्ट हमें जो है आप लोगों को अगर कोई क्वेश्चन है मेरे से तो आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं। जिस चीज के बारे में आपको नहीं समझ आई वो आप मुझसे पूछ सकते हैं। ओके, अभी मैं आपसे कुछ अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहती हूँ अबाउट कि जो है मेरा फ्रीलांसिंग एक्सपीरियंस कुछ इस तरह से है कि मैंने फाइवर से स्टार्ट किया था और मैं जो है वो किस तरह से मुझे प्रोजेक्ट्स मिले थे, कुछ मुझे फेसबुक पे प्रोजेक्ट्स मिले थे, ऑफर हुई थी, और फिर मुझे जो है वो मैंने फेसबुक से उन क्लाइंट्स को जो है वो फाइवर पे इस तरह से कन्वर्ट किया अपने उन क्लाइंट्स को, एंड देन जो है अब मैं एक कैनेडियन बेस्ड कंपनी के साथ जॉब कर रही हूँ जो एज ए डेवलपर, एज ए शॉपिफाई डेवलपर। सो बिल्कुल भी लाइक चीज़ें इस तरह से मुश्किल नहीं है, शॉपिफाई का फ्लो बहुत इजी है, एंड आई थिंक सबसे इजीएस्ट ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म अगर कोई है तो वो शॉपिफाई है। सो हम लोग को अगर दूसरे प्लेटफॉर्म्स को सीखना है तो हमें शॉपिफाई से स्टार्ट लेना चाहिए। लाइक जैसे मैजेंटो है, हमारे पास ओपन कार्ट है, हमारे पास और भी इस तरह से बहुत सी प्लेटफॉर्म्स हैं, कजबी है, वर्डप्रेस है, बुक कॉमर्स है। ये सारी चीज़ों को सीखने के लिए हम लोग अगर स्टार्ट हम लोग शॉपिफाई से लें तो बहुत ज़्यादा इजी है। तो सबसे पहले आप लोगों को बेसिक्स पता होनी चाहिए। बेसिक्स क्या है, HTML CSS और HTML CSS जावास्क्रिप्ट के बारे में, इन सारी चीज़ों के बारे में हमें जो है वो आइडिया होना चाहिए। तो प्रोजेक्ट्स किस तरह से हम ले सकते हैं, अगर आपको मुझसे कुछ फ्रीलांसिंग के बारे में पूछना है तो वो भी आप पूछ सकते हैं। अगर आपको मेरे लेक्चर में कुछ प्रॉब्लम्स नज़र आई हैं या कुछ इस तरह से तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, कोई इशू नहीं है। एंड मेरा जो फ्रीलांसिंग एक्सपीरियंस था अबाउट कि शॉपिफाई पे मैंने किस तरह से काम स्टार्ट किया, मैंने आपको बताया कि CSS
मुझे फ्रॉम द स्क्रैच कुछ खास नई चीज़ें इस तरह से पता थी, सिर्फ HTML और CSS के ऊपर टेम्पलेट्स क्रिएट करने आते थे कि PSD से HTML में किस तरह से फाइल्स को लेके जाना है। तो जब मैंने स्टार्ट किया शॉपिफाई को, तो अब इस तरह से है कि अब हम लोग डायरेक्टली जो है वो PSD से, जो डायरेक्टली मैं PSD से शॉपिफाई में चीज़ों को कन्वर्ट कर लेती हूँ। हमारे पास पहले ये होता था कि मेरी जो फर्स्ट रिक्वेस्ट थी क्लाइंट की वो ये थी कि मुझे PSD को HTML में कन्वर्ट करना है एंड देन मुझे इसको शॉपिफाई में जो है वो क्रिएट करना है। तो सबसे पहले जो बेस्ट अप्रोच है आपके पास ये है कि आप PSD है आपके पास एंड आप उसको HTML में क्रिएट करें। क्लाइंट आपको एक रिक्वेस्ट दे रहा है और वो रिक्वेस्ट कुछ इस तरह से है कि हम लोगों ने एक सेक्शन क्रिएट करना है, जो सेक्शन जो है वो टेक्स्ट बैजेस है। फॉर एग्जांपल ओके, हमारे पास यहाँ पे जैसे कि एक सेक्शन जो है वो क्लाइंट ने एक PSD दी है मुझे, और वो कुछ इस तरह से है कि हम लोगों को ये बैजेस क्रिएट सेक्शन देना है, क्लाइंट को डायनामिक सेक्शन देना है विद आइकन्स और देन टेक्स्ट। सो पहले आप इसके लिए HTML और CSS जो है में आप काम करें एंड देन उसके बाद हम उसको डायनामिक कर लेंगे, जैसा कि मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि चीज़ों को डायनामिक कैसे करना है। ठीक है, और दूसरी बात ये कि हम लोग जब शॉपिफाई पे काम करते हैं तो हम बूटस्ट्रैप को नहीं यूज़ कर सकते। अगर आप फ्रॉम द स्क्रैच कोई भी थीम बना रहे हो फ्रॉम द स्क्रैच, आप PSD से HTML में जा रहे हो एंड देन शॉपिफाई में, तो तब बूटस्ट्रैप यूज़ करना इज नॉट एन इशू। बट अगर आपके पास एग्जिस्टिंग थीम में चेंजेस आ रहे हैं और आपको कोई सेक्शन क्रिएट करने को बोला गया, तो आपको मस्ट थीम की क्लासेस यूज करनी है, जैसे कि हम बूटस्ट्रैप की क्लासेस यूज करके काम करते हैं। इसी तरह से हमें जो है वो हमें यहाँ पर थीम की क्लासेस को यूज करके सेक्शन को क्रिएट करना होता है। समटाइम्स ऐसे होता है कि इन द स्टार्ट मैंने भी कुछ इसी तरह से किया कि मुझे अगर कोई सेक्शन क्रिएट करने को बोला क्लाइंट ने, तो मैंने बूटस्ट्रैप को लिंक करके तो ये सेक्शन अगर क्रिएट कर लिया, जो कि आपको मेरी स्क्रीन पे शो हो रहा है, तो उसमें ये होगा कि जितनी भी हमारी जो क्लासेस है, हमारी जो theme.css में जितनी भी प्रॉपर्टीज हैं या क्लासेस हैं, वो बूटस्ट्रैप जो है उनको ओवरराइड कर लेगा, यानी कि जितनी भी बूटस्ट्रैप की चेंजेस हैं वो हमें शो होंगी। जैसे नेक्स्ट कोई ओके, एज आई सेड बिफोर के टेम्पलेट्स और जो लेआउट है इसमें क्या डिफरेंट है। लेआउट बेसिकली हम लोगों का जो, जैसे कि आप लोग HTML और CSS में कोई भी टेम्पलेट क्रिएट करते हैं और आपको जो है वो आपको हेड का टैग इनिशियलाइज करवाते हो, बॉडी का टैग है आपके पास, ये जितने भी टैग्स होते हैं हम लोग लेआउट में शो, हमारा जो बेसिक थीम का लेआउट होता है वो कहाँ पे हम लोग को किस फाइल में शो करवाना है, theme.liquid में। टेम्पलेट्स बेसिकली इज द डिफरेंट थिंग। ये किस तरह से डिफरेंट है, हम लोग ने एक हायरार्की सेट कर दी है। हमारे पास एक हायरार्की सेट होगी कि लेआउट के फोल्डर में हमारे पास जो है वो theme.liquid में किन किन चीज़ों को जो है वो क्या क्या चीज़ें आएंगी। मेन चीज़ें जो है मैंने जैसा कि आपको बताया कि हमारे पास HTML का टैग होता है, बॉडी का टैग होता है, हेड का टैग होता है, टाइटल का टैग होता है, लिंक्स होती हैं, स्क्रिप्ट्स होती हैं, वो जितनी भी होती हैं वो हम लोग लेआउट में शो करा देंगे। ठीक है, और उस लेआउट को हम लोग डिवाइड कर देंगे, यानी कि हमारी लेआउट में सारी जो थीम जो भी है सारी, उसमें जितनी भी चीज़ें आ रही हैं वो सारी लेआउट के फोल्डर में होंगी, और फिर उसके बाद हम लोग उनको डिवाइड कर देंगे टेम्पलेट्स के थ्रू,
सेक्शंस के थ्रू, स्निपेट्स के थ्रू, और उसके बाद हमारे पास एसेट्स होंगे। टेम्पलेट्स क्या होते हैं? बेसिकली ऑल द वेबसाइट पेजेस। फॉर एग्जांपल आप डिफरेंट पेजेस बनाते हो, कॉन्टैक्ट डॉट HTML के नाम से एक पेज है, तो हम लोग कॉन्टैक्ट डॉट HTML का पेज जो है वो नहीं क्रिएट करेंगे, एक सिंपल टेम्पलेट क्रिएट करेंगे, पेज डॉट कॉन्टैक्ट डॉट लिक्विड। और ये हमें किस तरह से शो होगा? इन केस के अगर आप यहाँ पर कंटेंट फॉर इंडेक्स शो नहीं करवाते, तो आपको जो ये आपका जो ये पेज है वो नहीं शो होगा वेबसाइट पर। एंड देन सेक्शंस की बात आ जाती है, तो सेक्शंस हम लोग टेम्पलेट्स में शो करवाते हैं, और स्निपेट्स जो है वो हम लोग सेक्शंस में भी शो करवा सकते हैं, टेम्पलेट्स में भी शो करवा सकते हैं, और लेआउट में भी शो करवा सकते हैं, यानी कॉल कर सकते हैं। ओके, स्पीड ऑप्टिमाइजेशन की बात हो रही है, तो मैं आपको बता देती हूँ कि स्पीड को किस तरीके से हैंडल किया जा सकता है। मेन इशू बेसिकली शॉपिफाई में हमारे पास जो है वो यही आता है कि स्पीड ऑप्टिमाइजेशन की रिक्वेस्ट बहुत ज़्यादा जनरेट होती हैं, फाइवर पे भी और अपवर्क पे भी। सो हम लोग बात कर लेते हैं स्पीड ऑप्टिमाइजेशन की। तो सबसे पहले हमारे पास जो हमारी अनयूज CSS है, हम लोग उसको जो है वो अपनी फाइल्स से निकाल देंगे। ठीक है, फॉर एग्जांपल हम लोग अपनी CSS को मिनीफाई करेंगे, जावास्क्रिप्ट को मिनीफाई करेंगे, और उसके बाद हमारे पास जो है वो हमारे पास होम पेज पे जितनी भी इमेजेस हैं उनके लिए हम लोग लेजी लोड यूज़ करेंगे, यानी कि इमेजेस लोड आफ्टर पेज लोड एंड समथिंग लाइक दिस। और हम लोगों को अगर स्पीड को अगर कोई क्लाइंट हमारे पास आता है और GT मैट्रिक्स की रिपोर्ट लेके आता है हमारे पास, आई थिंक ये किसने क्वेश्चन किया है, जो भी अब्दुल हसीब। सो इन्होंने क्वेश्चन किया अबाउट स्पीड ऑप्टिमाइजेशन। तो अब्दुल, आपको GT मैट्रिक्स पे आपको रिपोर्ट मिल जाएगी आपकी वेबसाइट की। फॉर एग्जांपल मेरे पास अभी कोई स्टूडेंट है जिसकी स्पीड ऑप्टिमाइजेशन अभी मैंने रिसेंटली स्टोर की जो है स्पीड ऑप्टिमाइजेशन की है। सो हम अपनी GT मैट्रिक्स पे रिपोर्ट इसकी चेक कर लेते हैं। ओके, जितनी भी होम पेज पे इमेजेस हैं इनको हम लोगों ने जो है वो पेज लोड होने के बाद शो करवाना है, या फिर हम इनकी डायमेंशंस को कम कर सकते हैं, या फिर हम लोग जो है वो हमारे पास इस तरह से हम लोग लेजी लोड एज ऑन स्क्रोल जो है वो हम लोग इमेज लोड का ऑप्शन ऐड कर सकते हैं, यानी आप लोग एक डिफरेंट स्नैपेट क्रिएट कर सकते हैं और स्नैपेट को जो है वो इन इमेजेस के बैक एंड पे ऐड कर सकते हैं। बाकी आई थिंक इसकी रिपोर्ट जनरेट होगी तो ओके। अभी मैं आपको बता देती हूँ कि आप किस तरीके से इस चीज़ को मैंने इसमें सबसे पहले जो चीज़ मिनिफाई की वो जावास्क्रिप्ट थी। जावास्क्रिप्ट को मिनिफाई करने का बेस्ट तरीका ये है, अभी जो मुझे यहाँ पर ये जितनी भी जावास्क्रिप्ट मिनिफाई करने के लिए बोल रहा है वो ये है कि जो थर्ड पार्टी जावास्क्रिप्ट इनको हम लोग मिनिफाई नहीं कर सकते। तो बेटर ये है कि जो हमने अपनी थीम के अंदर जावास्क्रिप्ट यूज की हैं हम उनको जो है मिनिफाई करें। आपको मिनिफाई करने के लिए खुद कुछ भी नहीं करना पड़ेगा। यहाँ पर आपको ऑप्टिमाइज वर्जन मिल रहा होगा अपने अपनी स्क्रिप्ट का या जावास्क्रिप्ट की जो भी फाइल है। फॉर एग्जांपल मेरी जावास्क्रिप्ट की फाइल का नाम यहाँ पर अगर मैं देखूँ तो है वो in.js के नाम से है। मुझे इसको मिनिफाई करने के लिए हमें यहाँ पर वो एक फाइल दे देगा, ऑप्टिमाइज्ड फाइल दे देगा। अभी तो मेरे पास ये इस वेबसाइट के लिए है मैट्रिक्स रिपोर्ट, लेकिन आपको आपकी फाइल मिल जाएगी तो आपने यहाँ से सिंपली ऑप्टिमाइज को क्लिक करोगे तो आपको एक फाइल मिलेगी और उस फाइल का सारा कोड जो है आपने अपनी theme.js में कॉपी कर देना है। बेसिकली ये बेस्ट अप्रोच तो नहीं है, लेकिन स्पीड को कंट्रोल करने के लिए ये ज़रूरी है। इसके अलावा हम लोग स्पीड जो अगर इसको खुद से मिनिफाई करें तो हमें बहुत ही ज़्यादा एक अच्छा जो है वो टाइम चाहिए, लेकिन डिपेंड करता है, ये सारी चीज़ें डिपेंड करती हैं आपके प्रोजेक्ट की बजट पे और आपके प्रोजेक्ट की जो है वो स्कोप पे कि क्लाइंट जो है वो किस तरह से, अगर क्लाइंट की का जो है वो
स्कोप ये है कि उसमें जो है वो हर चीज़ जो है वो आपका हैंड कोडेड होनी चाहिए, या आपको जो है वो यानी जीटी मैट्रिक्स का की ऑप्टिमाइजेशन यूज़ नहीं करनी है आपने, तो फिर उस केस में आपको जो है वो खुद से ये सारी चीज़ें हैंडल करनी पड़ेंगी। सीएसएस को भी खुद मिनिफाई करना पड़ेगा और जीएस को भी खुद मिनिफाई करना पड़ेगा। ओके, तो मैंने आप लोगों के कमेंट्स अभी रीड किए हैं और मुझे वैसे कोई एक्सपीरियंस नहीं है ऑनलाइन क्लासेस का या इस तरह से क्लासेस कंडक्ट करने का, लेकिन ये है कि आप लोग मुझसे क्वेश्चन कर सकते हैं। मैंने तो बहुत ही ज़्यादा आपको इजी तरीके से ये चीज़ें समझाई हैं। तो सॉरी, मुझे पता नहीं था कि लाइक स्क्रीन किसी को नज़र नहीं आ रही। आपको मुझसे कोई क्वेश्चन है अभी तो आप मुझसे दोबारा पूछ सकते हैं, मैं दोबारा से इसको रिपीट कर देती हूँ एक दफ़ा। शॉपिफाई में जो है वो
मेरा जो टेस्ट स्कोर है मैंने उसके ऊपर एक थीम जो है उसमें हमारी फॉर एग्जांपल हमारे क्लाइंट की रिक्वेस्ट है, मैं क्लाइंट के ही पर्सपेक्टिव से बात करती हूँ क्योंकि आप लोगों ने आगे लेके अगर इसको चलना है तो आप लोगों को किस तरह से जो है वो किस तरह के टास्क जो है वो फाइवर पे या अपवर्क पे किस तरह के टास्क मिल सकते हैं। सो वो इस तरह से है कि हमें सबसे पहले जो है वो HTML और CSS को किस तरह से शॉपिफाई में यूज़ करना है। बेसिकली हमारा कंप्लीट शॉपिफाई का जो स्ट्रक्चर है वो HTML और CSS पे ही बेस करता है। सो हम सबसे पहले HTML और CSS ही क्रिएट करते हैं एंड देन उसके बाद हम लोग इसको लिक्विड के थ्रू जो है वो डायनामिक करते हैं, लिक्विड और जेसन के थ्रू इसको डायनामिक करते हैं। इफ अगर आपको आपके क्लाइंट की रिक्वेस्ट ये है कि आपको एक हेडिंग शो करवानी है, सब हेडिंग शो करवानी है और वो सब हेडिंग जो है वो आप सब हेडिंग जो है स्टैटिक सब हेडिंग शो करवाना चाह रहा है अपने होम पेज पे या किसी भी सेक्शन पे। सो आप उस सेक्शन को सबसे पहले हम फाइंड करेंगे सेक्शन पे। फॉर एग्जांपल क्लाइंट की रिक्वेस्ट ये थी कि हमें रिच टेक्स्ट का जो भी सेक्शन है उसके अंदर हमें सब हेडिंग शो करवानी है और उस सब हेडिंग का जो नेम है वो कुछ इस तरह से होना चाहिए, सब हेडिंग समथिंग या सब हेडिंग ब्ला ब्ला ब्ला। ओके, सो यहाँ पे हमने शो करवा दिया हमने किस तरह से सेक्शन को फाइंड करना है। हमने सेक्शन को किस तरह से फाइंड करना है। टेक्स्ट अगर हमें उसने रिक्वेस्ट की है सेक्शन, फॉर एग्जांपल हमारी रिक्वेस्ट ये थी क्लाइंट की कि हमें इस सेक्शन के अंदर यानी कि वो टॉक अबाउट ब्रांड के अंदर हमें शो करवाना है। तो आप सबसे पहले ये देख लें कि इस सेक्शन को फाइंड करने के बहुत से तरीके हैं। वैसे तो मेरी अप्रोच यही होती है कि मैं सबसे पहले चेक कर लेती हूँ कि क्लासेस की जो नेमिंग कन्वेंशन है उससे आपको पता चल सकता है कि आप लोगों की कौन सा सेक्शन होगा। यहाँ पे मुझे मेंशन है रिच टेक्स्ट हेडिंग, सो दैट मीन्स कि ये बैकएंड में जो है वो रिच टेक्स्ट के नेम से होगा सेक्शन। सो आप जाएंगे और यहाँ पे वो क्लास इनिशियलाइज करेंगे एंड देन उसके बाद हम लोगों ने CSS इम्प्लीमेंट करनी है। अगर हमने CSS इम्प्लीमेंट करनी है क्लास का नेम लिखेंगे और कस्टम H4 के नाम से हमारी क्लास है। कस्टम H4 के नाम से क्लास है। हम इंटरनल CSS भी ऐड कर सकते हैं और एक्सटर्नल CSS भी ऐड कर सकते हैं और इनलाइन CSS भी ऐड कर सकते हैं। बेस्ट अप्रोच हमारी ये है कि हम लोग एक्सटर्नल CSS के थ्रू काम करें। एक्सटर्नल CSS जो है वो जैसे कि हम लोग HTML CSS के टेम्पलेट्स में फाइल क्रिएट करते हैं, style.css, theme.css, app.css, something.css आप फाइल क्रिएट करते हो और उस फाइल के अंदर जो है उस फाइल के अंदर आप जो है वो अपने कस्टम क्लास को तो यहाँ पे कस्टम -h4 के नेम से हम लोग अपनी क्लास जो हमने बनाई थी वो लिखेंगे और इसको प्रॉपर्टीज असाइन करेंगे। प्रॉपर्टीज आपकी कुछ भी हो सकती हैं, क्लाइंट आपसे कुछ भी मांग सकता है, लाइक बैकग्राउंड कलर चेंज करना है, फॉन्ट साइज चेंज करना है हमें, और हमें अलाइनमेंट चेंज करनी है, और ये सारी चीजें जो है हमारी प्रॉपर्टीज के थ्रू। ओके, इससे रिलेटेड अगर आपको कोई क्वेश्चन है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, क्योंकि आज का टास्क ये भी था और मैंने आपको ये भी बताया कि इसको डायनामिक किस तरह से करना है। डायनामिक करने के लिए हम लोगों का एक सिंटैक्स है, जो कि सिंटैक्स मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ। सबसे पहले देखेंगे कि फाइल कौन सी क्लास में है, सॉरी कौन से फोल्डर में है। सेक्शंस के फोल्डर में थी हमारी जो ये रिच टेक्स्ट की फाइल थी, कहाँ पे थी, सेक्शंस में थी। सो हम सबसे पहले ये देखेंगे सेक्शन। डायनामिक करने की बात कर रही हूँ मैं यहाँ पे, सेक्शन डॉट सेटिंग्स बेसिकली मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ। सेटिंग्स वो सेटिंग्स हैं जहाँ पे आपका जो क्लाइंट है या आपका जो भी यूजर है, शॉपिफाई यूजर, शॉपिफाई ओनर जो है, वहाँ पे उन सेटिंग्स के थ्रू जो है वो इस हेडिंग को चेंज कर सकेगा। तो बेसिकली
फिर उसके बाद हम यहाँ पे एक आईडी इनिशियलाइज कराएंगे या आईडी असाइन करेंगे इस टैग को या इस फील्ड को, लाइक कस्टम H4 के नाम से होगी आईडी। ओके, कोड हमारे पास देन हम लोग जाते हैं यहाँ पे हम लोग जो है वो टाइप मस्ट, यहाँ पे स्कीमा में जो भी आप कोड लिखोगे वो जो है कोड केस सेंसिटिव होगा, उसमें हम लोग जो है वो एक भी चीज़ की मिस्टेक करेंगे तो हमें जो है वो फाइल एरर शो करवा देगी। सेम जैसे कि हम HTML CSS में कोई लाइक प्रॉपर्टी जो है वो HTML CSS जो है वो बेसिकली केस सेंसिटिव नहीं है, उसमें अगर आप कुछ भी जो है वो एरर आपका आ जाता है फाइल में तो वो आपको फ्रंट एंड पे शो होगा, उसे डिज़ाइन एरर कहते हैं। और ये जो आपके पास स्कीमा में एरर शो होगा ये बेसिकली स्कीमा जो है जेसन जो है वो केस सेंसिटिव है। टाइप होगी, टाइप हमारे पास टेक्स्ट है, देन हमारे पास आईडी आएगी, आईडी जो आपने ऊपर असाइन की थी फील्ड को कस्टम H4 एंड आप उसको लेबल असाइन कर देंगे। लेबल मस्ट नहीं है लेकिन अगर आप कर दे तो ये नेमिंग कन्वेंशन के लिए बहुत अच्छा है, यानी कि क्लाइंट और जो शॉपिफाई ओनर है वो इजी टू लाइक उसके लिए बहुत इजी हो जाएगा इस चीज़ को समझने में कि यहाँ पर हमें क्या चीज़ ऐड करना है। सो हम यहाँ पे ऐड कर देते हैं कस्टम हेडिंग, देन जो लास्ट आपके पास जो भी प्रॉपर्टी होगी उसके बाद आप जो है वो कॉमा ऐड नहीं करोगे। इफ अगर आप ऐड करते हो तो आपको यहाँ पे एक एरर शो होगा फाइल से के लिए, यानी जेसन एरर शो होगा कि आपने जेसन में कोई मिस्टेक कर दिया। सो हमें इस तरह से अभी भी कोई मिस्टेक है हमारे पास। ओके, सो मिस्टेक ये है कि हमने टेक्स्ट को टाइप की डिफाइन की है वो हमने कॉमाज में डिफाइन डबल कोट्स में डिफाइन नहीं की और किया। सो फाइल हमारे पास सेव हो गई है। हम इसको यहाँ पे चेक कर लेते हैं कि हमारे पास जो भी डाटा हमने इनिशियलाइज साइन किया था रिच टेक्स्ट को वो हमें शो हो रहा है या नहीं। तो ये रिच टेक्स्ट में हमारे पास कस्टम हेडिंग के नाम से एक हेडिंग खोल दिया है। सो another custom यहाँ पे मुझे एक क्वेश्चन आया है, मैम हाउ टू स्टार्ट विद द थीम कस्टमाइजेशन इन शॉपिफाई। सो अगर कस्टमाइजेशन बैकएंड कस्टमाइजेशन की बात कर रहे हैं तो मैं बैकएंड कस्टमाइजेशन की अभी ये क्लास दे चुकी हूँ, लेकिन अगर आप सिंपल ड्रैग एंड ड्रॉप की बात कर रहे हैं तो आई थिंक ये इजी टू यूज़ है, इजी टू नेविगेट है। आप इसको इजीली जो है वो कस्टमाइज कर सकते हो, इसके अंदर कंटेंट ऐड कर सकते हैं, आप इजीली इमेजेस ऐड कर सकते हैं और एक बेटर डिज़ाइन क्रिएट कर सकते हैं। बेसिकली शॉपिफाई जो है वो एक पेज बिल्डर की तरह है। इसमें आप जो है वो आपको एक लिमिटेड डायनामिक सेक्शंस दे दिए जाते हैं जिनको आप यूज़ करके एक लैंडिंग पेज क्रिएट कर सकते हो। जैसे कि हम लोग HTML CSS में जो है वो कोड के थ्रू एक लैंडिंग पेज क्रिएट करते हैं, वो डायनामिक नहीं होता, उसमें आपको चीज़ों को बार बार
जो है वो चेंज करना पड़ता है, यानी आपको कोड की प्लेसमेंट चेंज करनी होती है। यहाँ पर आप सिंपली जो है वो ड्रैग एंड ड्रॉप करके अपने सेक्शंस को जो है वो शो करवा सकते हैं। ठीक है, आप लोगों को मुझसे कोई क्वेश्चन है तो आप लोग पूछ सकते हैं, मैं कमेंट्स में आपको आंसर कर दूंगी। थैंक यू। आप लोगों को मेरे से अबाउट फ्रीलांसिंग अगर कुछ गाइड चाहिए तो वो आप लोग कमेंट में पूछ सकते हो, मैं आप लोगों को बता दूंगी। आप ये है कि मुझे अपनी शॉपिफाई गिग्स दिखा सकते हैं, मैं आपको बता सकती हूँ कि आप अपनी गिग को किस तरह से इम्प्रूव कर सकते हैं। एंड यस, मैं आपको कुछ के बारे में ओके तो मैं आप लोगों को अपनी गिग जो है वो शो करवाती हूँ कि इसके लिए मैं जो है वो शॉपिफाई पे जब काम स्टार्ट किया था तो मेरी फ्रॉम द वेरी फर्स्ट जो भी गिग थी वो तो हम शॉपिफाई के कीवर्ड से हट जाते हैं। ओके तो मेरी जो सबसे पहली गिग थी शॉपिफाई की वो फिक्सिंग की गिग थी और ठीक है, तो मैंने जब स्टार्ट लिया था तो मेरे पास सबसे पहली गिग जो थी वो मेरे पास फिक्सिंग की थी। ओके सो मेरी आप स्क्रीन पे देख सकते हैं मेरी गिग। ओके तो मेरी सबसे पहली गिग जो थी वो यही थी कि आई विल फिक्स द शॉपिफाई वेबसाइट स्टोर इश्यूज। सो मेरी गिग में कुछ खास चीज़ें नहीं हैं, मैं शॉपिफाई की कस्टमाइजेशन, कोड एडिटिंग, लैंग्वेज एडिटिंग बेसिकली क्या चीज़ है मैं आपको शो करवाती हूँ और ये क्यों ज़रूरी है और ये किस तरह से शॉपिफाई में या एडिट लैंग्वेज। कुछ लैंग्वेजेस ऐसी होती हैं, कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं हमारे पास शॉपिफाई में जिनको हम चेंज नहीं कर सकते। फॉर एग्जांपल हम चेकआउट पेज पे जब जाते हैं और चेकआउट पेज पे कुछ चीज़ें हमारे पास ऐसी हैं जो कि फ्रॉम द स्टार्ट आपके पास सेम होती है। फॉर एग्जांपल एड्रेस, द वर्ड एड्रेस, अगर आपने आपके शॉपिफाई पे आप चाहते हो और आपके पास चेकआउट सिस्टम पे कुछ कंटेंट्स ऐसे होते हैं जिनको हम शायद कोई भी वेबसाइट पे हम लोग उसको नहीं चेंज करते। लाइक जैसे आपके पास एक फील्ड गिवन है, आप कुछ ऑर्डर परचेज कर रहे हो या कुछ चीज़ परचेज कर रहे हो, तो आप जब चेकआउट पेज पे जाओगे तो आपके पास एक फील्ड होगी एड्रेस की फील्ड, इसमें आपने अपना एड्रेस बुक करना होगा। सो आपको किस तरह से पता चलेगा कि वो एड्रेस की ही फील्ड है? वहाँ पे एक मेंशन होगा लेबल जिसका नाम होगा एड्रेस। तो आई थिंक कि कोई भी जो है वो वेबसाइट ओनर या कोई भी जो है वो
क्लाइंट जो है वो इस चीज़ को नहीं चेंज करवाने आएगा। सो कुछ ऐसी चीज़ें, या इन केस के अगर कोई चीज़ चेंज करवाने आता भी है, लैंग्वेज जो है किसी को एड्रेस को जो है वो डिफरेंट लैंग्वेज में शो करवाना है, फ्रेंच में शो करवाना है, तो आप जो है यहाँ पे एड्रेस फाइंड करोगे, एड्रेस फाइंड करोगे। ओके, सो चूज बिलिंग एड्रेस। इफ क्लाइंट बोलता है कि आपको चूज बिलिंग एड्रेस की जगह फ्रेंच में आपको चीज़ शो करवानी है, या एड्रेस का जो टाइटल है वो एड्रेस टाइटल जो है वो आपको शो करवाना है डिफरेंट लैंग्वेज में, हम फ्रेंच में या कुछ भी इस तरह के something अभी मैं लिख देती हूँ। तो हमें जो जब एड्रेस टाइटल शो होगा वो समथिंग के नेम से शो होगा। होप यू अंडरस्टैंड माय पॉइंट। तो मैं एडिट लैंग्वेज क्यों यूज होती है या उसका क्या पर्पस है, थीम में, ये शॉपिफाई में इसका क्या पर्पस है। तो यहाँ पे एडिट लैंग्वेज का मतलब ये है। कंटेंट ऑप्टिमाइजेशन का मतलब ये है कि जो भी क्लाइंट के पास एक स्टोरी है, वैसे तो कंटेंट ऑप्टिमाइजेशन मैं खुद नहीं करती हूँ, लेकिन ये है कि इनके सबके पास कोई टास्क है कंटेंट ऑप्टिमाइजेशन का, सो यू कैन फाइंड समवन जो कि कंटेंट को ऑप्टिमाइज कर ले। सो क्लाइंट आपको एक स्टोरी देता है और उस स्टोरी को अपने ऑप्टिमाइज करना है सिंपली ये, या फिर एसईओ पर्पस के थ्रू ये आ जाती है चीज़ें। इमेज रिसाइजिंग विदाउट पिक्सल डिस्टर्बेंस, तो ये बहुत मज़े की चीज़ है, और आई थिंक ये सिर्फ हम लोग जो है वो वन लाइन कोड है जो आप अपने सेक्शन में ऐड करते हो, और आपका जो सेक्शन है वो आपकी जो है वो आपको इमेज को विदाउट रीसाइज किए हुए, एडिट किए हुए, क्रॉप किए हुए, खुद से मैनुअली ऑटोमेटिकली जो है वो चीज़ें अपनी स्टेट में आ जाती हैं। चेंजिंग थीम लेआउट की चेंजिंग से बराबर ये है कि आप सेक्शन को ड्रैग एंड ड्रॉप करके उसका लेआउट चेंज कर दें। सब कुछ क्लाइंट्स ऐसे होते हैं आपके पास जिनको लेआउट का भी नहीं पता होता। फिक्स इश्यूज रिलेटेड HTML CSS, HTML और CSS के बारे में मैं आपको बता चुकी हूँ कि किस तरह से CSS को एडिट करते हैं और किस तरह से HTML एडिट करते हैं। CSS एडिट करने के बारे में मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया था कि इन केस की क्लाइंट जो है वो चाह रहा है कि इसके अंदर जो है वो कुछ स्पेसिंग और विड्थ को जो है वो अपने फिक्स करना है। लाइक वी हैव अ सेक्शन, सो हमारे पास ये सेक्शन है, हमने इसको इस सेक्शन को जो है हमने फीचर रो, यानी इस सेक्शन को जो है हमने इसके बीच में स्पेसिंग क्रिएट करनी है, यानी जो भी रो के आइटम्स है उनके बीच में स्पेसिंग क्रिएट करनी है। तो उसके लिए जो है हम लोग यहाँ से, जिस तरह से मैंने आपको CSS में क्लास फाइन की, क्लास फाइन करने के बाद आपको जो है वो मैंने बताया कि किस तरह से हम लोग इसको जो है वो एडिट कर सकते हैं। तो बेसिकली HTML CSS इश्यूज से मुराद यहाँ पर ये चीज़ है। हेड सेक्शन एनीवेयर ऑन द शॉपिफाई साइट, हम लोग सेक्शन को यानी एक क्लाइंट जो है आपके पास आ रहा है और वो पेज का डुप्लीकेट चाह रहा है विद माइनर चेंजेस। सो मैंने आपको ये भी बताया कि हम अल्टरनेटिव जो है वो क्रिएट कर सकते हैं शॉपिफाई का। किस तरह से क्रिएट कर सकते हैं, टेम्पलेट ऐड करेंगे, टेम्पलेट। ओके, सो हमें प्रोडक्ट पेज को जो है वो कलेक्शन पेज का अल्टरनेटिव बनाना है, क्रिएट करेंगे विद माइनर चेंजेस। फॉर एग्जांपल जो हमारा दूसरा सेक्शन होगा उसके अंदर हम लोग कुछ डिफरेंट चीज शो करवा देंगे, कुछ टैग शो करवा देंगे, कुछ HTML कुछ CSS शो करवा देंगे। सो ये चीज़ें आपको समझ में आ जाएंगी। थोड़ा सा इन चीज़ों के साथ जब तक आप शॉपिफाई के बैकएंड से जो है वो खेलेंगे नहीं तब तक आपको समझ नहीं आएगी, आई थिंक सो। बाकी ये सारी चीज़ें नॉर्मल चीज़ें हैं, आई थिंक सारी वेबसाइट में होती हैं, मेगा मेन्यूज़ होते हैं, कस्टम मेगा मेन्यूज़। फ्री थीम्स के अंदर मेगा मेन्यूज़ नहीं होते, तो किस तरह से मेगा मेन्यूज़ ऐड करते हैं, ये सारी चीज़ें आपको अगर HTML CSS में मेगा मेन्यूज़ क्रिएट करने आते हैं तो इसको डायनामिक करना कुछ भी मुश्किल नहीं है शॉपिफाई में। बाकी जो दूसरी थी ओके, ये ठीक है हमारे पास। ओके, हमारे पास ये गिग जो है इसमें सिर्फ मैं जो है वो डिज़ाइन करती हूँ। हमारे पास जो है वो हम चीज लाइक मैं कंप्लीट टेम्पलेट्स डिज़ाइन करती हूँ, वेल क्रिएट डिज़ाइन शॉपिफाई थीम एंड कस्टमाइज शॉपिफाई स्टोर।
बेसिकली यहाँ पे ये है कि एक क्लाइंट मेरे पास आता है एक रिक्वेस्ट के साथ, जो कि ये कंप्लीट पेज की रिक्वेस्ट के साथ आता है। ये एक pst फाइल है या इमेज है, इसको हमने पहले html में क्रिएट किया एंड देन हमने इसको जो है वो क्रिएट किया शॉपिफाई में, यानी कि डायनामिक किया क्लाइंट के लिए कि क्लाइंट जो है वो हर सेक्शन को खुद से एडिट कर सके, वो बैजेस ऐड कर सके, खुद से टेक्स्ट ऐड कर सके, खुद से सेक्शंस ऐड कर सके। आई थिंक लेक्चर का टाइम जो है वो फिनिश हो गया। हाँ, अगर आप लोगों को कोई चीज़ नहीं समझ में आई तो आप मेरे से कमेंट्स में पूछ सकते हैं और मैं आपको बता दूँगी। ओके, थैंक यू सो मच।